हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जानेंगे भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम ये बताएंगे कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति होती है, कितनी स्थितियाँ होती हैं, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, उसका आकार क्या क्या होता है, कब कब वास्तविक बनता है, कब कब आभासी बनता है। और इसके बाद हम जानेंगे प्रतिबिंब का नियम क्या होता है, इसके पहले जानेंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जो दर्पण होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो उसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इसको कह सकते हैं, हम यहाँ से एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि ये क्या है, अवतल दर्पण। क्योंकि हम यहाँ अभी अवतल दर्पण के बारे में ही बताएंगे, हमको इसके बारे में ही विस्तार से अध्ययन करना है, क्योंकि उत्तल दर्पण के बारे में प्रतिबिंब बनने का सिर्फ 2 नियम है और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का 6-7 नियम है, उसको हम बताएंगे। तो अवतल दर्पण पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये मुख्य अक्ष है और जब भी कोई किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर तो ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। अब ये दोनों किरणें जिस पॉइंट पर मिली हैं इसका हम नाम रख देते एफ है, तो यहीं पर प्रतिबिंब बना है, एफ पॉइंट पर ही प्रतिबिंब बना है। तो मतलब कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जैसे 2 किरणें होंगी, कम से कम 2 किरणें होंगी। प्रतिबिंब बनाने के लिए, वैसे बनने के लिए कई किरणें आती हैं, लेकिन हमको दिखाना सिर्फ 2 किरणों को। तो 2 किरणें जिस पॉइंट पर मिल जाएंगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इतना जान गए प्रतिबिंब के बारे में। अभी जान लेते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। यही है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब अब बिंदुवत है उससे नहीं मतलब है, बहुत छोटा प्रतिबिंब है, बिंदुवत है लेकिन है प्रतिबिंब। अब ये जान लेते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो जो दर्पण होता है उसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर वही किरणें वास्तव में नहीं मिलती तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसको हम डॉट पॉइंट से दिखाते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम गहरी लाइन से दिखाते हैं। मतलब कि अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसको हम ऐसे हम खींच देंगे, डॉट पॉइंट खींच देंगे, पूरी हम डॉट पॉइंट से ही दिखाते हैं। जैसे यहाँ हम समझ लेते हैं इसको कि मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु रखी गई है, तो फिर यहाँ से किरण जाएगी, यहाँ से किरण, तो इधर जब किरण पीछे की तरफ जाएगी तो इसको हम डॉट पॉइंट से दिखाएंगे। और जब भी डॉट पॉइंट से दिखाया जाएगा तो वहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब किरणें मतलब कल्पना में मिलेंगी या इमेजिन किया जाएगा कि हाँ मिल रही हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो किरणों को गहरी लाइन से दिखाया जाएगा, आभासी प्रतिबिंब में डॉट पॉइंट से दिखाया जाएगा। तो हम जान लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, मतलब किन नियमों से प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनने का जो है कुल 3 नियम होता है। इसको हम पहले समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है। प्रतिबिंब बनने का नियम, तो पहला नियम क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। बहुत ही आसान नियम है, इसके बारे में हम बता भी चुके हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके पहले एक वीडियो हम बनाए हैं, अपलोड किए हैं, उसका लिंक आई बटन मिल जाएगा,
तो उसको जरूर देख लें, फिर इसके बाद ये समझ आएगा। तो पहला नियम ये होता है कि अवतल दर्पण की ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ से कोई किरण आएगी तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यही पहला नियम है। तो पहला नियम क्या है, ये मुख्य फोकस या हम फोकस कहें इसको। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम जान लेते हैं क्या है। दूसरा नियम ये है, इसका उल्टा, इसका पूरा का पूरा अपोजिट ले लेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर मुख्य फोकस से होकर कोई किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट आएगी। क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई किरण यहाँ मुख्य फोकस है, यहाँ से होकर जाएगी, ऐसे तीर का निशान देखेंगे तो ये किरण कहाँ से लौट आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर से होकर लौट आएगी, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर लौट जाएगी। दो नियम हुआ। और तीसरा नियम जान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट नियम है। तो तीसरा नियम ये है, एक हम फार्मूला प्रूव कर दिए हैं, उसको सभी लोग जरूर जानते होंगे, नहीं जानते तो उसको देख लें। और वो ये था कि जो वक्रता, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और जो भी दूरियां नापी जाती है वो कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से। ध्रुव क्या है, यहाँ से ये सब ध्रुव है, तीन पोल, यहाँ भी पोल है, यहीं से दूरियां नापी जाती हैं। तो अब यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ इसका यफ है, तो यफ यहाँ होगा तो इसका जो मतलब अगर कोई किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर तो यही यफ से होकर जाएगी, एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब लेकिन ये यफ होगा तो उसमें दूरी पर जितना पी से यफ दूरी, पी से यफ की दूरी है उतना यफ से सी की दूरी होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये नियम समझ लेते हैं अब कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता, वो जैसे जाती है वैसे ही लौट आती है। मतलब कि यहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, इसमें कोई विचलन नहीं होगा, ये जैसे गई थी वैसे। तीर का निशान देखेंगे, एक बार जाने का लगा फिर वहीं पे आने का लगा, और ये पॉइंट सी क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो क्या कहेंगे, तीन नियम इसका समझ में आया होगा। पहला है कि अगर कोई जो किरणें हैं, कोई किरण अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी यहाँ से। दूसरा, अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट आएगी। तीसरा, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र से होकर ही लौट आएगी, इसमें कोई विचलन नहीं। ये तीन नियम याद रहेंगे तभी प्रतिबिंब हम बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये तीनों नियम याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं प्रतिबिंब के बारे में, जान लेते हैं किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। और इसके बारे में हम प्रतिबिंब के बारे में और भी कुछ जानकारियां देंगे अब बनाने, जब उसको हम बताएंगे तो उस समय। तो पहली स्थिति क्या है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। पहला है वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति मतलब जिसका प्रतिबिंब बनेगा उसको कहाँ रखा जाए, वस्तु की स्थिति।
और हमको फिर ये जानना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। पहला वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति। और अब ये जानेंगे कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और फिर उसकी प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले वस्तु की स्थिति हम देख लेते हैं कि पहली स्थिति ये है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा, इसको हम समझाते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसका ये मुख्य और ये ध्रुव है और ये इसका मुख्य अक्ष है। और यहाँ एक बिंदु क्या होगा, एफ। और जितना पी से एफ की दूरी है उतना एफ से सी की दूरी होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो प्रतिबिंब बनाने में समस्या आएगी। और फिर पहली स्थिति क्या है कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। मान लेते हैं हम क्या यहाँ कोई वस्तु रखी है, सीधी सी बात है, अगर वस्तु रखी रहेगी तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। तो दो किरणें यहाँ से चलेंगी, एक किरण यहाँ से चलेगी और एक किरण यहाँ से चलेगी और फिर ये कहाँ से होकर जाएंगी, मुख्य होकर से। और प्रतिबिंब यही बना, यही एफ पर ही बनेगा। यही क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो हम देख क्या रहे हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस पर। अब फिर स्थिति क्या है इसकी, फोकस पर बनता है। इसका आकार क्या है, बिंदुवत, क्योंकि जो किरणें मिली हैं ये एक बिंदु पर मिली है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बिंदुवत होगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति मतलब ये वास्तविक है कि आभासी, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि इसको किरणों को हमको वास्तव में दिखाया गया है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। इसमें ये भी बताएंगे कि प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है। तो एक बात जानेंगे कि अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, ये मुख्य अक्ष है, अगर इसके ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो इसको जो है सीधा बनेगा, और अगर इसके नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। और इसके बारे में देख लेते हैं, पहली स्थिति कहाँ है, अनंत पर। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फोकस पर। और इसका आकार क्या है, बिंदुवत। बिंदुवत मतलब बहुत छोटा कह सकते हैं। और इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक। इसकी प्रकृति हम वास्तविक बताएंगे। क्योंकि अब इसमें हम वास्तविक, जब बिंदुवत प्रतिबिंब होगा तो हम, अब कंफ्यूजन यहाँ ये आती है कि इसको उल्टा बोले सीधा। तो जो बिंदुवत प्रतिबिंब होगा हम उसको ना तो उल्टा कहेंगे ना तो सीधा कहेंगे। और दूसरी स्थिति हम देख लेते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि अब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये पी है, ध्रुव है दर्पण का, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर पॉइंट एफ होगा, यहाँ पर पॉइंट सी होगा। दोनों के ध्यान देंगे, पी से एफ जितने दूरी उतने एफ से सी। और फिर इसको बढ़ा देंगे थोड़ा,
अब क्या होगा कि प्रतिबिंब को वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब यहाँ कहीं। अनंत का मतलब होता है कोई निर्धारित दूरी ना हो। तो अब की बार कहाँ रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब यहाँ से दो किरणें चलेंगी, एक किरण यहाँ से चलेगी और सीधी सी बात अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर लौटेगी, मुख्य फोकस से, यहाँ से होकर लौटेगी। और फिर दूसरी जो किरण जाएगी वो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वैसे लौट आएगी। अब देख रहे हैं ये दोनों किरणें यहाँ पर मिली हैं, तो यही वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर प्रतिबिंब बना है। अब देख रहे हैं कि इस प्रतिबिंब का हम कुछ नाम रख देते हैं, ये किरण का नाम भी रख सकते हैं हम, ए बी रख देते हैं। तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा, क्योंकि उल्टा बन रहा है तो इसका बी डैश ए डैश हम कह सकते हैं प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब की साइज है। तो अब ये प्रतिबिंब बना कहाँ है, सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। इतनी तो बात समझ में आई होगी। फिर अब जानेंगे कि इसका आकार क्या है। तो इसका आकार वस्तु से छोटा है, वस्तु की लंबाई देख रहे हैं, जिसकी लंबाई क्या है, छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। फिर जानेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और फिर अब ये सीधा बना है, उल्टा उल्टा बना है। अगर मुख्य के नीचे बनेगा कोई प्रतिबिंब तो उसको कहेंगे कि ये उल्टा बना है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। दूसरा अनंत, हम डायरेक्ट लिखते हैं अनंत और सी के बीच। तो ये कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। इसका आकार क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा है छोटा है, इसको हम देख सकते हैं, यहाँ देखने पर ही कंफर्म हो जाएगा। और इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। मुख्य से नीचे बना है तो ये हम उल्टा बोलेंगे। और इसके बाद हम तीसरी स्थिति जान लेते हैं इसकी। तो तीसरी स्थिति क्या होगी, तीसरी स्थिति यह होगी कि अब की बार अनंत पर रखे तो अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखे, अब की वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ हम रख के देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ दर्पण का ध्रुव P है और ये मुख्य अक्ष है, और इसको हम बढ़ा देते हैं ताकि प्रतिबिंब बनाने में आसानी हो। यहाँ पर एफ होगा और जितना पीछे एफ होगा उतना सी होगा यहाँ से। और उसके बाद प्रतिबिंब तो वस्तु को कहाँ रखना है, सी पर। तो यहाँ हम मान लेते हैं कोई वस्तु है सी पर। अब यही बताना है कि अब दर्पण के सामने अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अब ये देखेंगे कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। तो यहाँ से जो किरणें होंगी यहाँ से चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण ऐसे, और फिर ये कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से। और फिर दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, दूसरी ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और फिर अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसको हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हमसे थोड़ी गलती हुई है बनाने में किरण आरेख में।
ये किरण ये जो बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। गलती ये हुई हमको पी से एफ की दूरी और पी से एफ की दूरी, जितना पी से एफ की दूरी हो उतना सी से एफ की दूरी हो, इसको हम समझते हैं। फिर दोबारा हम समझते हैं इसको। ये दूरी हम ध्यान देंगे जब भी इसको किरण आरेख बनाना है तो पटरी से बनाना है। यहाँ तो हम समझाने के लिए बना देते हैं। तो तीसरी स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। तो इसको हम अब की बार ठीक से बनाते हैं। यहाँ पर कोई दर्पण है और ये इसका ध्रुव P है, ये मुख्य अक्ष यहाँ P से हम ये F दूरी है और जितनी दूरी P से F होगा उतनी दूरी F से C होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो कभी भी सही से बनेगा नहीं प्रतिबिंब। इसको हम ये दूरी हम नाप लेंगे किसी भी तरीके से। इस टाइम हमारे पास स्केल नहीं है तो हम इसको नाप लेते हैं। ये दूरी है कितनी? इतनी दूरी, जितनी दूरी P से F होगी उतनी दूरी F से C होना चाहिए। तो शायद ये दूरी सेम होगी तभी सही बनेगा प्रतिबिंब। तो अब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है, तो वक्रता केंद्र पर हम रख देते हैं वस्तु को। दो किरण होकर जाएगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर लौट आएगी, और दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर लौट आएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ से लौटेगी। इसको हम जब भी पटरी से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। अभी बनने में थोड़ी समस्या होती है। यहाँ ये देखेंगे कि ये दोनों का साइज क्या होगा, बराबर होगा। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम हम ए बी किरण है, और ये जो प्रतिबिंब ये है, प्रतिबिंब कौन है? ये। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। सी है तो ये डी मान लेते हैं। जो सी डी है यही प्रतिबिंब है। और इस प्रतिबिंब की खूबी है कि ये कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर इसका आकार क्या होगा? जितना वस्तु का आकार है। और फिर वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। इसको लिख देते हैं। तो कहाँ बनेगा? सी पर। फिर आकार इसका क्या होगा? वस्तु के बराबर। और इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। तो इसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्यों है? क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। और उल्टा क्यों है? क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है। अब चौथी स्थिति हम जानते हैं, ये होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब चौथी स्थिति कहाँ होगी? सी और एफ के बीच में। तो इस स्थिति को हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक दर्पण है, और ये दर्पण का ध्रुव है, मध्य बिंदु जो होता है परावर्तक तल का। और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं एफ, और जितना पी से एफ होगा उतने एफ से सी होगा। ध्यान देंगे ये दूरियां बराबर होनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। तो ये दूरी हम नाप लेते हैं, कैप से नाप लेते हैं ताकि ये दूरी बराबर ही रहे। पी से एफ की दूरी क्या है? कितनी है? तो एफ से सी की भी दूरी उतनी होनी चाहिए। ये दूरी हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रख देते हैं, क्योंकि सी और एफ के बीच में कहाँ थी स्थिति, यहाँ वस्तु रख दीजिए। अब यहाँ से दो किरणें होकर जाएंगी। एक किरण मुख्य के समांतर होकर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर लौट आएगी।
दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, ऐसे जाएगी सीधे और ये लौट आएगी ऐसे। तो यहाँ से जो वस्तु देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये, तो प्रतिबिंब के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर हमने किरण आरेख खींचने में थोड़ी गलती की है, इसको सही कर लेंगे, क्योंकि अगर गलतियाँ होंगी तो सही से नहीं बनता प्रतिबिंब। ये किरण जब इसको पटरी से हम दिखाते हैं तो सब सही आता है। ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, और जो ये किरण है यहाँ पर सी है, ध्यान देंगे, और ये जो किरण है ऐसे जाएगी ऐसे, ये लौटा, ध्यान से देंगे। अगर मुख्य फोकस से होकर कोई किरण जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर लौट आती है। ये दोनों किरण यहाँ मिली। अब ये कहाँ देख रहे हैं कि ये सी है और ये अनंत है, तो सी और अनंत के बीच में, तो लिखेंगे अनंत और सी के बीच में बनेगा। सी क्या है, वक्रता केंद्र। तो जब भी हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फिर इसके आकार देखेंगे तो वस्तु से बड़ा, अब बड़ा में बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, वस्तु से बड़ा। देख रहे हैं इसका आकार बड़ा है, वस्तु इतना छोटा है। वस्तु अगर हम ए भी मान लेते हैं तो ये बी डैश ए डैश बी डैश काफी लंबा है। और फिर इसके हम प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो ये क्या है, वास्तविक है और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इस स्थिति को हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन ये होती होगी कि किरणें कैसे निकालते हैं, मतलब कहाँ से होकर जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जैसे अब प्रतिबिंब हम यहाँ सी और एफ के बीच में रखे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर रखने का मतलब ये है कि अब किरण कोई भी वक्रता केंद्र से होकर तो जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि अब पीछे से तो होकर जाएगी नहीं। अब एक ऑप्शन ये बचता है कि मुख्य फोकस से होकर जाए, दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि ये मुख्य के समांतर से जाए, वक्रता केंद्र से जाएगी ही नहीं। अगर वक्रता केंद्र पर ही ये वस्तु रखी हो तो मुख्य के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, लेकिन वक्रता केंद्र से होकर नहीं जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर कब जाएगी, जब वस्तु इधर रखी गई है। और सीधी सी बात है, ये तीन नियम है, 2 नियम लगेगा हमेशा। और इसके बाद हम इसका 5वां रूल जान लेते हैं। 5वां की हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। ये सबसे आसान है समझना इसको। तो यहाँ पर हम इसकी 5वीं स्थिति जान लेते हैं। ये चौथी स्थिति थी। अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, यहाँ पर यहाँ से इसका ये मुख्य अच्छा है। और हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं एफ है इस पॉइंट को, और यहाँ पर सी मानेंगे। ध्यान देंगे ये दूरियां क्या हो, बराबर हो हमेशा, इस बात का ध्यान रखेंगे। किसी भी तरीके से नाप लेंगे, और पटरी से जरूर नाप लेंगे कि यहाँ से जो एफ से सी की दूरी है जितनी भी होगी उसमें सी से एफ की दूरी हो। और फिर अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर एफ पर वस्तु रख देंगे। एफ पर वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, एक किरण ऐसे जाएगी और एफ से ही होकर लौट आएगी, क्योंकि मुख्य के समांतर जब भी किरण आती है तो मुख्य फोकस से होकर लौट आती है। अब दूसरी स्थिति में, अब क्योंकि यहाँ पर अब क्या रूल लगेगा, सीधी सी बात है कि जब वक्रता केंद्र पर रखते थे तो एक मुख्य के समांतर चली गई और एक मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब यहाँ पर अब एफ पर रखा गया, अब एक स्थिति बचती है मुख्य के समांतर जाकर लौट आए। अब 2 स्थितियाँ यहाँ लगेंगी ही नहीं, क्योंकि अब एफ पर रखा है कि एफ से जाएगी नहीं, ना तो सी से होकर वापस जाएगी। तो अब यहाँ से हम यहाँ से एक किरण मान लेते हैं ऐसे गई है,
ये ऐसे, और ये किरण ऐसे जाएगी ये वक्रता केंद्र से, और इसके बाद ये ऐसे लौट आएगी। मतलब ये किरण वक्रता केंद्र से होकर गई और लौट आई। अब ये देख रहे हैं ये प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, क्योंकि ये किरणें मिलेंगी ही नहीं कहीं। जब किरणें मिलेंगी ही नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर बनेगा, क्योंकि किरणें मिल ही नहीं रही हैं, तो वस्तु से बहुत बड़ा है। और फिर इसकी प्रकृति क्या होगी, तो क्योंकि अब अनंत पर बन रहा है लेकिन किरणें वास्तव में जा रही हैं, तो लिखेंगे हम वास्तविक और उल्टा। तो जब इसकी इस स्थिति को हम बहुत आसानी से याद रखेंगे। आसानी से कैसे याद रखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब फोकस पर रखा जाता है तो अनंत पर बनता है। ये बहुत ही आसान तरीका है जानने का। और उसके बाद हम छठवां नियम जान लेते हैं। इसका छठवां नियम हम जान लेते हैं। आप कहाँ रखेंगे, अब यहाँ पर हम रखेंगे पी और एफ के बीच में, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे पी और एफ के बीच में, या एफ और पी के बीच में। तो इसको भी हम रख कर देख लेते हैं कि क्या होगा, कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में हम रखेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। अभी हम एक ट्रिक बता देंगे, फिर अब समझ में आने लगेगा। सारा प्रतिबिंब का नियम एक ही ट्रिक में समझ में आ जाएगा। यहाँ पी है और ये क्या है, मुख्य अक्षर। इसको हम दर्पण को सही बना लेते हैं थोड़ा, लिखा किरण आरेख बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ इसका हम मान लेते हैं यहाँ पर एफ है, और जितना पी से एफ होगा उतना एफ से पी होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, बार बार बता रहे हैं। तो पी से एफ की दूरी इतनी है, तो यहाँ से ये दूरी भी इतनी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। और अब की बार हमको वस्तु कहाँ रखना है, कि पी और एफ के बीच में, मतलब यहाँ रखना है। तो एक तो बात साफ है कि एक बार वस्तु जाएगी, मुख्य के समांतर किरण जाएगी और उसमें मुख्य फोकस से होकर लौट आएगी। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि अब वक्रता केंद्र से होकर जाए किरण, ऐसे जाएगी। और फिर क्या होगा कि ये दोनों किरणें इधर से पीछे से मिल जाएंगी। इसको बढ़ा देंगे, इसको यहाँ पर बढ़ा देंगे। इसको हम समझेंगे ध्यान से, और इसको हम बढ़ा देंगे। पी को हम नीचे थोड़ा लिख देते हैं। और ये किरणें क्या हो गई, यहाँ मिली, यहाँ प्रतिबिंब बना। ये वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। इसका हम नाम ए डैश बी डैश रख देते हैं। तो यही वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, इसको ये बताएंगे कि जब पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो जो उसका प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, यहाँ यहाँ देख रहे हैं सीधा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और लिखेंगे दर्पण के पीछे। फिर ये लिखेंगे कि वस्तु से बड़ा,
या बहुत बड़ा। और फिर यहाँ लिखेंगे आभासी और सीधा। आभासी क्यों बने? क्योंकि किरणें डॉट पॉइंट से दिखाई जा रही हैं। और सीधा क्यों बनेगा? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो क्या होगा? सीधा बनेगा। और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा। तो इसका हम ट्रिक बता देते हैं फाइनली कि हम कैसे जानेंगे कि कोई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक ट्रिक में ही पूरा समझ लेते हैं, पूरा समझा देंगे एक एक ट्रिक में। तो इसको हम बताते हैं यहाँ कि ये क्या है कि एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये ध्रुव है और ये इसका क्या है? अक्ष है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट एफ मानेंगे, जितना पी से एफ की दूरी होगी इस बात को हम ध्यान रखेंगे, उतना एफ से पी की दूरी होगी, मतलब यहाँ कहीं पी होगा। अब फिर हमको करना क्या है? अब हमको कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनाना है? पहली स्थिति ये है कि हम वस्तु को कहाँ रख दें। ये जो सी के इधर ये क्षेत्र है, ये पूरा ये अनंत है। जहाँ ये लाइन खत्म हो गई इसके बाद अनंत पर। पहले हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर। अनंत पर रखे थे प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। इसको हम दिखाए थे, बिंदुवत बना था, वास्तविक बना था। और फिर दूसरी स्थिति हम कहाँ रखेंगे? यहाँ सी और अनंत के बीच, मतलब यहाँ कहीं रखेंगे। ये दो स्थिति वस्तु को रखेंगे। तीसरी स्थिति कहाँ रखेंगे? सी पर। अब ध्यान से देखेंगे कि जब हम अनंत पर रखे थे, यहाँ अनंत पर, तो फोकस पर बना था प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब को तीर, नीचे वाले तीर से दिखाते हैं। ये क्या है? प्रतिबिंब। तो पहले से अनंत पर रखे तो फोकस पर बना। अब फिर क्या हो रहा है कि अनंत और सी के बीच में रख रहे हैं, मतलब ये वस्तु है, मतलब ओ ऑब्जेक्ट है। अब की बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। मतलब जब ये दूरी हम इधर ले आते हैं, इधर जितना दर्पण की तरफ जाते हैं ये दूरी उधर उतना बढ़ती जाती है, उतना बाहर की तरफ होती है। तो मतलब जब हम अब कहाँ बना? अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना, सी और एफ के बीच में। फिर जब सी पर रखे तो सी पर बना, यहाँ प्रतिबिंब बना, नीचे तीर वाला मतलब प्रतिबिंब। अब हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, यहाँ कहीं रखते हैं। ऊपर वाले तीर का मतलब है वस्तु। तो यहाँ कहाँ बनता है? सी और अनंत के बीच में, यहाँ बनता है प्रतिबिंब बनता है। और फिर जैसे एफ पर रखते हैं, यहाँ पर अगर हम रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं तो ये कहाँ बन जाता है? अनंत पर बन जाता है। वस्तु को जब हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। और फिर इसके बाद जब हम एफ और पी के बीच में रखते हैं, यहाँ ये इससे थोड़ा ध्यान देंगे और ये पीछे दर्पण से बन जाता है। तो ये इसका ट्रिक था कि हम जितना जितना जो है वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं प्रतिबिंब उतना दूर बनता जाएगा। इसी तरीके से ये इसका ट्रिक है। तो अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनता है, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में। बाकी सारी बातें समझ में आई होंगी कि जब प्रतिबिंब जो है दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा होगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा होगा। और अगर किरणें वास्तव में मिलेंगी, मतलब किरणें गहरी लाइन से दिखाई गई होंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब किरणें डॉट पॉइंट से दिखाई गई होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और फिर इसकी प्रकृति, आकार हम क्या देखेंगे कि आकार तो दिख ही जाएगा कि वस्तु से छोटा होगा। वस्तु जो दिखने पर ही लग जाता है कि यहाँ पर कोई प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, बड़ा यहाँ देख रहे हैं। ये प्रतिबिंब यहाँ वस्तु इतना छोटा रखा गया है, इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। और यहाँ प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो दिख जाता है कौन सा बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया।